अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करता है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज जुम्मा भी है। जुम्मा वैसे तो बड़ा बरकत दिन होता है, मुबारक दिन होता है, लेकिन उसके साथ साथ वीकेंड भी होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हमारे लिए। आज हम सब टीम जो है, ख़ास तौर पे मैं पूरी टीम का नहीं कहूँगी, क्योंकि उनको बेचारों को फिर भी थोड़ा बहुत काम जो ज़ाहिर है हम कर रहे होते हैं, वो बल्कि ज़्यादा काम कर रहे होते हैं मेरे से, लेकिन स्टिल उनकी भी छुट्टी होती है तो हम एक्साइटेड होते हैं कि वीकेंड है तो हमारा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। एनीवेज जी, इस वीकेंड पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्रिकेट के सबसे बड़े जो रवायती हरीफ है एक बार फिर आमने सामने आने को तैयार है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लास्ट टाइम एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें हाथ ना मिलाना हो या दीगर मामला हो, बल्कि उस माहौल की वजह से अब का जो मैच है जो कि होने जा रहा है इस संडे को, वो भी कशीदा होगा। और जो हैंडशेक के तनाज़े के बाद पहली बार जो 21 सितंबर को सुपर 4 के स्टेज पर टकराएंगे। ग्रुप स्टेज के बाद ही हर ग्रुप से 2 टॉप टीम्स जो है सुपर 4 मरहले में दाखिल होती हैं। उस मरहले में हर टीम 3 मैचेस खेलती है और फाइनल में फिर अपनी जगह सिर्फ उन 2 टीम्स को मिलती है जिनके पॉइंट्स और नेट रन रेट सबसे बेहतर होते हैं। तो दूसरी तरफ जी, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि हमें पहले करनी चाहिए इस कंट्रोवर्सी से कि पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म कैसे किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना हैंडशेक के तनाज़े को ज़्यादा डिस्कस करें ना कि परफॉर्मेंस को। लेकिन अब हम परफॉर्मेंस के हवाले से भी बैटिंग ऑर्डर जो है, जो सूरत हाल है, उस पर सारी बात करेंगे कि ख़ास तौर पर जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, बैटिंग लाइनअप है, ओवरऑल बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हमने यूएई के अगेंस्ट जो मैच खेला या ओमान के अगेंस्ट जो मैच खेला, वो भी हमने दुआओं से ही जीता है। यूएई वाला मैच तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम पता नहीं किससे खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेल रहे हैं और समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। बट आई होप कि संडे को कोई अच्छा मुकाबला, क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट एक ऑप्शन है इंडिया को जवाब देने का। बिकॉज हमने जो भी बायकॉट किया, हमने एशिया कप में रेफरी के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपका जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। इस वक्त सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, शुक्रिया आपका। हैदर साहब, आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि हमने हैंडशेक वाला मामला, ये जो सारा हुआ कंट्रोवर्सी, इसको पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा डिस्कस कर लिया, हालांकि परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं थी और हमें ज़्यादा उस पर जो अपनी तवज्जो रखनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। बाज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि डाइवर्ट किया गया है, जो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी उस पर कोई बात ना करे, उसको पीछे डालने के लिए एक नया एक इशू जो है उसको ऊपर लाया गया, उसको क्रिएट किया गया और उसके ज़रिए सारी कौम जो है उस पर लग गई। और ये अब कोई नहीं पूछ रहा था कि पाकिस्तान टीम इतना ख़राब क्यों खेली, उसकी बैटिंग इतनी ख़राब क्यों थी, उसकी बॉलिंग इतनी क्यों ख़राब थी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था और ना अब तक कर रहा है। असल चीज़ जो है उसके ऊपर बात होनी चाहिए और ये सामने आना चाहिए कि आखिर हमारी टीम जो है हमेशा इंडिया के खिलाफ क्यों फेल हो जाती है हमेशा। बल्कि इंडिया के अब तो ओमान और यूएई जैसी टीमों के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से जीत पाती है और सूरत हाल ख़राब हो जाती है। अफगानिस्तान से हार गई थी अभी ट्राई सीरीज़ में, जबकि अफगानिस्तान का हशर आपने देखा कि दूसरी टीमों ने क्या किया। तो पाकिस्तान के लिए टीम ने जो है वो उस हैंडशेक के प्रॉब्लम को लेके अपनी कारकर्दगी तो छुपा ली है, लेकिन ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती है। आपके जो नाकाम, नाकारा, नाअहल आपके जो खिलाड़ी हैं, सिफारशी बुनियादों पे जो टीम में शामिल हैं, दोस्ती की बुनियाद पे या दुश्मनी की बुनियाद पे, मैं हमेशा टीम में खिलाड़ी हमेशा दोस्ती की बुनियाद पे आते हैं। ये पाकिस्तान टीम दुनिया की वाहिद टीम है जिसमें दुश्मनी की बुनियाद पे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं कि बाबर आजम और रिजवान को निकालना है, तो उनसे दुश्मनी की वजह से कुछ ऐसे नाअहल खिलाड़ियों को टीम में रख लिया है। मोहम्मद हारिस हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, हसन नवाज हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। इन लोगों की ना टेक्निक है, ना इनको बैटिंग के क्रिकेट के बुनियादी उसूल पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसने मिलके पाकिस्तान टीम को एक ऐसी टीम बना दिया है जिसको ऐसा लगता है कि जब जो दिल चाहे आके उस रास्ते के पत्थर की तरह आके हरा के चला जाता है, जब उसका दिल चाहता है उसको मुश्किलात में डाल देता है। अगर आप पिछले मैच में भी देखें यूएई में, अगर शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी 2 ओवर में 35 रन ना बनते तो पाकिस्तान टीम तो बड़ी आसानी से हार जाती।
वो यूएई, और फिर यूएई की बैटिंग जो थी वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो क्लिक नहीं कर पाए, वरना वो बैटिंग वो सही कर रहे थे दूसरी इनिंग में। लेकिन चूंकि तजर्बा उनके पास नहीं था, इसलिए वो रन चेस करने की जो एक फिनोमेना होता है उसको फॉलो नहीं कर पाए। और ये चीज जो है बड़ी टीमों में नहीं होती है। अब श्रीलंका आप देखें कल कितना बिल्कुल ही साइलेंट उनकी विक्ट्री थी, बड़े आराम से वो जीते हैं, कोई उन्होंने जो है ज्यादा स्ट्रगल नहीं की। फिर उसके बाद बांग्लादेश है, उसने श्रीलंका को हराया हुआ है। फिर इंडिया तो है ही सुपर टीम इस वक्त। तो आगे सुपर 4 में पाकिस्तान के चांसेस कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। और संडे का मैच कोई मौजसा ही अगर पाकिस्तान को जितवा दे तो जितवा दे, लेकिन टेक्निकली तौर पर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहाँ बात किया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैदर साहब आपकी बात मैं चाहूँगी आप इसी बात को आगे बढ़ाएं कि आपने खुद बात की कि ऑन पेपर इंडिया की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक स्ट्रॉन्गर साइड है, और ये हमने लास्ट मैच में भी वी ऑल न्यू कि ऑन पेपर उनकी जो स्पिनिंग है, उनका जो बॉलिंग अटैक है या उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इट्स गुड। लेकिन हमने जो पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा है तो सब उसमें हमें कोई एग्रेशन, इवन हमें जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज भी किसी प्लेयर की नज़र नहीं आई कि एटलीस्ट वन शुड ट्राई। अगर आप ऑन पेपर नहीं भी ठीक टीम है या आपका कोई मसला है, ऐसे लग रहा था कि बस वो प्रेशर में है या वो क्या करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑन ग्राउंड मैं तो शायद नहीं जज कर पाऊंगी, आप चूंकि कवर भी करते रहे, आप इस बात को ज़रा मज़ीद एलेबोरेट करें कि वाकई आपको भी ऐसा लगा कि हमारे अंदर कोई एग्रेशन या फाइटिंग स्पिरिट था ही नहीं, हम बस बिल्कुल खिजा के पत्तों की तरह हमारी बैटिंग लाइनअप झड़ती गई है और हम आउट पे आउट होते गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल पाकिस्तान टीम में कोई एग्रेशन नहीं था, कोई होप नहीं थी। और ऐसा लग रहा था वो मैच खेलने से पहले ही उनको पता था कि हम जीत नहीं सकते हैं। और उस वजह से वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ही उनके अंदर किसी किस्म की ऐसी हमें रमक नजर नहीं आ रही थी जिसको आप कहें एनर्जेटिक, आप जिसको कहें कि कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। और वो जीतने के लिए खेल भी नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब आपको जब चांस मिलता है, आप पहले बैटिंग करते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर अगर बना दें सेकंड टीम इनिंग के लिए, दूसरी टीम के लिए, तो आपको एक एडवांटेज होता है। पिच में इतना ज्यादा कोई मसला नहीं था। मैं आपको बताऊं, अगर पिच में मसला होता तो इंडियन बैटर्स फिर कैसे खेलते। इंडियन बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। हमारा मसला ये हो गया है कि हमारे बैटर चलते नहीं है, फिर एक दो विकेट बॉलिंग करके ले लेते हैं, तो उन कहने जी रन नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, विकेट तो ले रहे हैं। मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, 5 मैचों में से 4 डक्स करके उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, और उनका दुनिया भर में मजाक बन रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि शॉट सिलेक्शन क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि बॉल गेंद खेलते वक्त, बैटिंग करते वक्त कहाँ पे बैट आना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है उसका भी साहबजादा फरहान है, स्कोर कर लेते हैं, रन्स किए उन्होंने, 30-40 रन्स किए, लेकिन कोई एक भी शॉट उनका ऐसा नहीं था जिसको कहा जाए कि सही खेला। उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तान का है ही फेल, उसके ऊपर तो बात करना ही बेकार है। फखर जमान 12 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, 11 साल से, अभी तक उनको ये नहीं पता है कि शॉट खेलते हुए जो है वो कहाँ पे खड़े होना है, रन्स का कितने रन्स चाहिए, पावर प्ले में कैसे करना है। तो ये सब चीजें जो है उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीतने के लिए नहीं खेलती है। पाकिस्तान की टीम एक हिस्सा बनने के लिए, एक पार्ट बनने के लिए उस इवेंट का खेलती है, और अपना हिस्सा, अपना शेयर लेके चली जाती है। उसको जीतने से कोई मतलब नहीं है। और जब ये सोच जिस टीम में पैदा हो जाए, बल्कि जिस कौम में पैदा हो जाए, फिर वो कौम मुर्दा ही रहती है हमेशा। और पाकिस्तानी टीम में मुझे आगे भी कोई होप नजर नहीं आ रही, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका लेवल ये हो गया है कि आप ये सिर्फ ओमान और यूएई के साथ खेल सकते हैं। और इस तरह अगर चलता रहा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं, बल्कि सारी मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, पीसीबी है, और जितने भी जिम्मेदारान हैं जो इनको छोटा सा मैच जीतने पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुश शाबाश का जो है वो ट्वीट कर देते हैं, मैसेज भेजते हैं। उनको चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि कोई जीत नहीं है। मैं आपको बताऊं, माजी के पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान जो है वो जीत के बाद हमेशा उसका ऑपरेशन किया करते थे कि हम जीते हैं तो गलतियां कहाँ हुई हैं। हमारे यहाँ अगर जीत जाए खुदा के फजल से कभी, तो उसको ऐसे जश्न मनाया जाता है, और हारने के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान टीम का एक बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन किया जाए, और जो नाकारा खिलाड़ी हैं उनको निकाला जाए, एक बिल्कुल नई टीम बनाई जाए, ताकि पाकिस्तान टीम अगर आज नहीं जीत सकती है तो कल तो कम से कम जीत सके। अच्छा सब ये आपकी बात अपनी जगह बजा है कि हमें फ़िलहाल कोई होप नज़र नहीं आ रही, बट एट द एंड ऑफ द डे
हमारे क्रिकेट में सिर्फ इमोशंस, हमारी सारी जो एक तवज्जो रही है, हर चीज़ इन्वॉल्व रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंसेस भी एक बड़े पैमाने के ऊपर इन्वॉल्व रहे हैं। आपने इस बोर्ड के ऊपर, आपने इस क्रिकेट टीम के ऊपर, इन प्लेयर्स के ऊपर आपने एक अच्छी खासी हेफ्टी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है, और जब आप रिजल्ट्स नहीं आपको मिल रहे तो ऑब्वियसली कौम भी सवाल करती है, लोग भी सवाल करते हैं। आप जैसे लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी बड़े बाइसे तशवीश बात है कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर हमने अपनी पीक देखी है, मतलब हम नंबर 1 टीम रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप्स जीते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसका डाउनफॉल इतनी तेज़ी से होना, क्या उन फैक्टर्स को एड्रेस करके भी हम इस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते, या हमें वो गलतियां एड्रेस ही नहीं करनी और हमें ऐसे ही चलाना है सिस्टम? देखिए, ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि सिस्टम चलाने वाले जो है ना उसको ऐसे ही चलाना चाहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे। वो थोड़े बहुत डोमेस्टिक मैचेस वगैरह करा के कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, लेकिन ऐसे नहीं। आप नंबर ऑफ मैचेस नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ मैचेस पर बात करें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात करें। हमारे यहाँ प्लेयर्स जो हैं वो एक सिस्टम के तहत टीम में नहीं आते हैं, वो अचानक टीम में आ जाते हैं, फ्रेंचाइज से आ जाते हैं, किसी टूर्नामेंट से आ जाते हैं, या किसी T20 लीग से आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सिस्टम के तहत आना चाहिए। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट, हम हमेशा से कहते रहे हैं, क्लब क्रिकेट जो है उसको आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपने जब ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए तो क्लब क्रिकेट भी ख़त्म हो गई। जब क्लब क्रिकेट नहीं होगी तो आपको प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे? फिर तो आपको ये ऐसे ही जो है बेकार जो है नाअहल प्लेयर्स मिलते रहेंगे। और उनको अब मसला ये हो गया है कि आप चाहे बुरा खेलें या अच्छा खेलें, आपको पैसे उतने ही मिलने हैं। जब पैसे उतने ही मिलने हैं तो फिर उस पर लोगों की तवज्जो ख़त्म हो जाती है, लोगों की जो अंदर एक जंग लड़ने की एक ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस वक़्त जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, वो कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं। आप मुझे बताएँ, पाकिस्तान में किसकी इतनी तनख्वाह होती है? आप एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है, उसको जब महीने के 45 लाख खामोशी के साथ दे रहे हैं। आपने एक कोच रखा है जिसको आप $20,000 महीने के दे रहे हैं, 60-70 लाख रुपए में, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? आपने उसका कुछ पूछा है उससे कि आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपको लेकर आपने क्या किया है? वो हमेशा हंस के ये कह देता है कि टीम बन जाएगी, टीम बन रही है और प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। तो इस तरह टीमें नहीं बना करती हैं। टीमें बनने के लिए ये है कि मैनेजमेंट को बहुत सख्ती के साथ पेश आना पड़ता है। देखें, दुनिया में जहाँ भी टीमें जब तनज़्ज़ुली का शिकार होती हैं, तो उसमें प्लेयर्स के साथ-साथ मैनेजमेंट का भी पूरा-पूरा हाथ होता है। क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं, और मैनेजमेंट उन पे सख्ती नहीं जब करती है, तो उनको फिर उनको भी होश नहीं रहता है। जो भी टीमें दुनिया में बर्बाद हुई हैं, उसकी वजह से यही थी। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक़्त मसला ये है कि क्रिकेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब जो ये हैंडशेक वाला मामला था, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। एक आम ज़बान में कहते हैं, एक आदमी अगर हाथ नहीं मिलाना चाहता, तो हम क्यों मिलाएँ? उसको मसला नहीं बनाया जाता, उसपे शोर नहीं मचाया जाता, उसकी कंप्लेंटें नहीं की जाती। लेकिन उसकी कंप्लेंटें करके, उसको शोर मचा के परफॉर्मेंस से डाइवर्ट कर दिया। और ये डायवर्जन जो है, ये बड़ा खतरनाक होता है। जब आप अपनी मंजिल से, अपने गोल से, हदफ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक-एक चीज़ का ऑपरेशन किया जाए। सिर्फ मैच का नहीं ऑपरेशन हो, बल्कि मैच में जो खिलाड़ी खेले हैं, कैसे खेले हैं, उन्होंने क्या बैटिंग की है, क्या बॉलिंग की, उसका एक-एक चीज़ का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। अच्छा हैदर साहब, अब हमारे पास यही टीम है और यही लोग हैं जो खेलने के लिए गए हुए हैं। अब हमने इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए और बेहतर तरीके से कि ये कैप्टन की जिम्मेदारी है, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि समहाउ ऑन ग्राउंड जो रिक्वायरमेंट है, पिच को देखते हुए, आइडिया लेते हुए, एवरीथिंग आपको उस मुताबिक डिसीजंस लेने हैं कि और किसको कहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और फिर इन्हीं लड़कों के साथ हमें खेलना भी है। आप क्या समझते हैं कि संडे को जो 21 को जिस मैच की हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की, दो कि आपने कहा है कि कोई मुआवजा ही होगा, बट स्टिल अगर हम मुआवजे के अलावा भी कुछ एफर्ट भी को डालें तो हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? आपको क्या लगा कि लास्ट मैच में हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए थे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने ओपनर्स को जो है वो थोड़ा-सा गाइड करें कि आपको शॉट्स कहाँ पे खेलने हैं। आपको आपको अपनी बैटिंग जो है उस हिसाब से करनी है, फील्डिंग के हिसाब से। आपको फील्ड में से गैप्स बनाने हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड जो है पूरी तरह बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। अच्छा, साइम अय्यूब जब ओपनिंग में फेल हो रहे हैं,
तो उनको फिर आप लाएं, आपके पास एक और एस्टेब्लिश ओपनर है फखर जमान, आप उनको ओपनर भेजें, देखिए शायद वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकें, उसमें कुछ सिचुएशन में तब्दीली ला सकें। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो है वो जो जो खिलाड़ी हैं उनको एक पूरा एक होमवर्क करके आना चाहिए, वो होमवर्क नहीं किया था। आप ये देखेंगे हमारे जो बैट्समैन थे वो स्पिनर्स के खिलाफ वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि दुनिया में पाकिस्तान टीम मशहूर थी स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं किया, आपने सारी तवज्जो जो है अपनी ये रखी है कि हम बस हिटें लगाएं। मैं इस टूर्नामेंट से पहले मैंने एक दफ़ा ट्रेनिंग देखी पाकिस्तान टीम में, तो वहाँ उल्टी सीधी आंख बंद करके सब जो है उठा उठा के मार रहे थे। आप ऐसी अंधाधुंध हिटें मारने से स्कोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको बॉलर को समझना होगा कि इस बॉलर को कैसे मारना है। हमारा प्रॉब्लम पिछले मैच में यही हुआ है कि हमने बॉलर्स पर होमवर्क नहीं किया था, और उसकी वजह से हम उन पर ना खेल सके, ना रोक सके, और ना उनको हिट कर सके। अब अगर आपको अगले मैच में रन्स करने हैं, आपको होमवर्क करना होगा। यही बॉलर्स होंगे, अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव होंगे, चक्रवर्ती होंगे, ये तीन उनके स्पिनर्स हैं। तीनों स्पिनर के ऊपर आपको अपने आप को और दूसरी बात यह है कि एक बुनियादी चीज़ जो स्पिनर्स को खेलने में हमेशा होती है वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, वो है कदमों का इस्तेमाल, अपना फुटवर्क। जावेद मियांदाद हमेशा कहते थे कि अगर स्पिनर्स पे आप फुटवर्क अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा डाउन द विकेट आके नहीं खेलेंगे, स्पिनर आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको और हावी हो जाएगा। हमारे जो अभी बैट्समैन हैं इनमें किसी में हिम्मत नहीं है, ये डर इतना है कि हम स्टंप ना हो जाएं, स्टंप ना हो जाएं, वो पिच क्रीज से बाहर नहीं निकलते। मैं टेक्निकल्स पे बात कर रहा हूँ, तो आपको डाउन द विकेट आके खेलना पड़ेगा, बॉलर का आपको लेंथ खराब करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रन्स करें तो अपने घर एग्रेशन लेकर आए, और एग्रेशन भी जो है होश के साथ और दिमाग के साथ लेकर आए। एग्रेशन लानी पड़ेगी और डर के बगैर खेलना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक और टाकरा होने जा रहा है और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस फ़िलहाल इतनी कोई हौसला अफजा नहीं है। आई होप कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी काम आ जाए कि हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें और अगर हम अच्छी क्रिकेट खेल लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त अपनी तारीख के संगीन तरीन जो इंसानी बहरान है उसका सामना कर रहा है, जिसकी वजह जी हालिया महीनों में होने वाली शदीद और गैर मामूली बारिशें हैं और मानसून की बारिशें हैं। इनके नतीजे में आने वाले जो सैलाब हैं उन्होंने जिस कदर तबाही मचाई है, बड़ी तशवीशनाक एक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी 60 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 25 लाख से ज़ायद बेघर हुए हैं। तकरीबन 1000 जानें जा चुकी हैं, जिनमें 250 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में हुआ, जहाँ हज़ारों जो देहात हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। सड़कें, पुल सब बह गया है। लाखों एकड़ पर जो ज़रई ज़मीन है वो ज़ेर आब आ गई है और लाखों अफराद ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के सरबराह ने मौजूदा शदीद सूरत हाल इसको करार दिया है और इंसानी बहरान की शदीद सूरत हाल करार दिया है और आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील भी की है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये आफत महज एक कुदरती सानिया नहीं है, बल्कि आलमी माहौलियाती तब्दीलियों का भी नतीजा है, जिसमें बारहा बात की जा रही हो, जिसकी जिम्मेदारी जो है उन तरक्की याफ्ता ममालिक पर आयद होती है जो इन क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल चेंजेस के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। क्या वो तरक्की पजीर ममालिक या तरक्की याफ्ता इनफैक्ट ममालिक जो माहौलियाती तब्दीलियों के असल ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान में होने वाली जो इस तबाही है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे या इस बहरान का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार है या इसमें कोई किरदार अदा करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बारहा बात की जा चुकी है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस क्लाइमेट चेंज में, कार्बन एमिशंस में, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द वंस जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। मरियम, ये जो हम बात करते हैं हमेशा कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है और हम इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट क्या जिन ममालिक की कंट्रीब्यूशन है उनको इस बात का इदराक है कि उनके किए हुए फैक्टर से पाकिस्तान जैसा मुल्क इतने बड़े पैमाने के ऊपर तबाहियों को फेस कर रहा है?
जी अर्मिला, बिल्कुल। आप देखें कि जितने भी आपके डेवलप्ड ममालिक हैं जिनमें आपका ऑफ कोर्स चाइना भी शामिल है, जो कि ग्लोबली जब हम एमिशंस की बात करते हैं उसमें चाइना अभी तक ये फाइट कर रहा है इंटरनेशनल फोरम पर कि वो डेवलपिंग की ही लिस्ट में रहना चाहता है। लेकिन ग्लोबल एमिशंस देखें तो उसमें चाइना सबसे ऊपर है, फिर अमेरिका है, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है आपका, और फ्रांस, जापान, इस तरह के आपके ममालिक भी फिर लिस्ट में रशिया ऐड होते जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑफ कोर्स ग्लोबल एमिशंस में पाकिस्तान का जब हम शेयर देखते हैं तो आपका 1 to 3% के करीब है। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट फिगर जो है वो रिपोर्ट करती हैं। तो ग्लोबल शेयर तो ऑफ कोर्स हमारा कम है, और जो डेवलप ममालिक हैं उनको पता है, ये एक हकीकत है। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है जो बताता है कि वो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो कभी भी जो उनको क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड है या लॉस एंड डैमेज फंड, एक और जो है वो कायम किया गया था दुबई में, फाइनलाइज काफ़ी नेगोशिएशन के बाद हुआ था, और कुछ उसका हिस्सा बाकू अजरबैजान में COP 29 में फाइनलाइज हुआ था। तो ये रियलाइजेशन तो है कि वो करते हैं। इसी वजह से पिछले 30 सालों से अब 30वीं जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नवंबर में होने जा रही है बेलम, ब्राज़ील में। तो रियलाइजेशन है कि वो करते हैं, ये एक फैक्ट है, वो करते हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी है या नहीं है कि उन्हें हमें इन फंड्स में कंट्रीब्यूट करना है या नहीं, तो उसको जवाब है कि नहीं। आप देखेंगे उनकी प्रायोरिटी में, आप देखें कि बाकी सारे जंगों में पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल है, बाकी चीज़ों में जो हाँ उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर उनका काम है ये कंट्रीब्यूट करने का क्लाइमेट चेंज की मद में, जो डेवलपिंग ममालिक हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि आपके और भी बहुत सारे ममालिक इसमें आते हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो भी आते हैं, जो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। तो कंट्रीब्यूट तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी विलिंगनेस नहीं है। और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था उसके अंडर जो है ये भी फाइनलाइज किया गया था कि जो डेवलप मालिक हैं वो कंट्रीब्यूट फंड में लाजमी करेंगे। एक फ्रेमवर्क था जिसमें डिफाइन किया गया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मद में करेंगे, आपके अडेप्टेशन फंड की उसमें करेंगे, और इसके अलावा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में भी करेंगे इन सारे ममालिक को। लेकिन हमने देखा ये कि जो अमेरिका है, जो काफ़ी ज़्यादा जो UN के इदारे हैं जिनमें ये कंट्रीब्यूट करता था, जिनमें बहुत सारे UN के इदारे ऐसे जो क्लाइमेट चेंज पे काम करते थे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। तो अब वो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट जब सेकंड टाइम भी आई है तो वो सेकंड बार भी उससे निकल गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका मेजर फंडर था क्लाइमेट फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करने का, वो मुल्क ही आपका निकल गया है। उस मुल्क के जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट। तो उसके बाद जो UN के इदारे के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फंडिंग भी चली गई है, वो एम्प्लॉयज़ भी आपके कम हो गए हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी फंड्स उस तरह से नहीं मिलेंगे। उसका वेट करना कि मिलेंगे हमें, ये उम्मीद तो रखी जा सकती है। अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आ रही है उसमें भी हमारी गवर्नमेंट और जो डेलीगेशन जाएगा वो पुश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एम्फोसाइज करने की कोशिश की थी कि हमें सिर्फ इस पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर फोकस नहीं रखना, या फोकस रखना चाहिए क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन इसी पे सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए फंडिंग के लिए, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी सफारत खाने बाहर के ममालिक में हैं उनको जो है ये जो NDMA की जितनी रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यस की जितनी रिपोर्ट्स हैं, उनको जो है प्रेजेंट करना चाहिए। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स जो है वो करने चाहिए, और उन गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग्स करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। देखिए अगर सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट हो कि जो पुल आपने बताया 239 ब्रिजेस NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस पर टूट चुके हुए हैं, या किसी स्कूल्स के बताएं कि स्कूल्स इसमें इतने ज़्यादा हैं जो डैमेज हो गए हुए हैं कम्प्लीटली, तो एजुकेशन आपकी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होती है। 23% GDP में जो आपका एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सारा आपका तबाह हो गया है। तो आपकी फूड इनसिक्योरिटी आपकी जो है वो मुल्क उस तरफ चला गया है, हेल्थ क्राइसिस आपके हैं। तो काफ़ी सारी मदद ऐसी हैं जो इम्पैक्ट ऐसे हैं आपके क्लाइमेट चेंज के जो इस वक्त हुए हैं, उसकी उसमें सफारत खाने उसको यूटिलाइज करके कर सकते हैं। और अर्मला, ये ऐसे फिगर्स हैं जो आपने बताए या जो NDMA ने बताए, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं। यस आप देखिए कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जियोग्राफिकली लोग जा ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट इलाके हैं। तो एक्चुअल एब्सोल्युटली नंबर जो रिपोर्ट हो रहा है अभी तक वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा कि कितने हैं। अभी भी आप देखें कि 30 लाख से जायद लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, शेल्टर्स में हैं, जो आपके टेम्पोरेरी शेल्टर्स हैं।
उनके घरों की सफाई करना, पानी को हटाना, जो हेल्थ क्राइसिस उनके हैं, वापस घरों में भी जाएंगे तो हर चीज़ में वो गंदा पानी मिक्स हुआ है वेस्ट की वजह से। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इस वक्त इश्यूज हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी हमारा आगे सर्दी की तरफ जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2 महीनों में इन सब लोगों को इतनी जल्दी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि या वो इनको रिहेबिलिटेट कर सकती है। तो ऑफ कोर्स ये जो आपके डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसको ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, इसको डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो ओवरसीज भी हैं, जो इम्पैक्ट नहीं हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन फ्लडिंग की वजह से, अभी इम्पैक्ट हर कोई होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जैसे पाकिस्तान की या इस वक्त सूरत हाल है, नहीं हुए हुए हैं, उनको चाहिए कि वो लाजमी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन लोगों की या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करें या जो उनकी हेल्प इस वक्त करें। जैसे आप खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, आप देखें गवर्नमेंट के इदारे काफ़ी लोगों को जो है वो यस बचाने में मददगार साबित हुए हैं रिलोकेशन में। इसके अलावा आपकी जो काफ़ी सारे आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऑन ग्राउंड आपकी काम कर रही हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी में जो है वो हर एक को हेल्प करेंगे, तभी कतरा कतरा जाके दरिया बनेगा। अदरवाइज इट्स ये बहुत ही अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। मरियम, आपने बिल्कुल सही बात की है कि सेलिब्रिटीज़, अभी हम अदीका कयानी का भी जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं मोहम्मद शराज, एक हमारे यंग यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने इलाके में स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए थे, लेकिन अब उसने पहले एक वीडियो डाली थी कि सैलाब की वजह से उन्होंने बंद बनाया, जो कि उसकी इनकम थी या डोनेशंस उसने इकट्ठी करके, लेकिन वो बंद इतना पायदार नहीं है। तो उसने अपील भी की है बहुत सारे लोगों से। मैं चाहूँगी आपसे बात करने के दौरान मैं मोहम्मद शराज की आपको ये वीडियो भी दिखाऊँ जिसपे वो गवर्नमेंट से और इदारों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके इलाके में जो बंद बनाया गया है वो इतनी अच्छा पायदार नहीं है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप ये वीडियो देखिएगा। बिल्कुल जी, मोहम्मद शराज ये बड़े यंग यूट्यूबर भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, और इन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के लिए बहुत सारा काम भी किया है। उन्होंने भी इस सैलाब में रिक्वेस्ट किया। उसके अलावा अदीका कयानी साहिबा के हवाले से भी हमने चंद दिन पहले वीडियो चलाई थी। मरियम, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। जैसे अभी आप ख़ुद भी बात करी हैं कि इंटरनेशनली बहुत सारे इदारों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और करना चाहिए, बट मैं अपने एंड से ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि हम जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ग्लोबली मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक से रख रहे हैं, वहाँ पे हमारे इंटरनल इश्यूज़ भी ऐसे हैं जिन्हें हमें पहले एड्रेस करना है। एंड आई बिलीव कि जब आप अपने इंटरनल मैटर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करके अपना मुकदमा या अपना केस प्रेजेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरनल गवर्नेंस से लेकर क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन और हमारे जो सारे मामलात हैं वो खुद इतने अच्छे ऑर्डर में नहीं हैं। और फिर हमारे यहाँ जिन्होंने केस प्रेजेंट करना है, हम हमेशा बात करते हैं क्या उन्हें भी इदराक है कि हम कितने सिवियर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से गुजर भी रहे हैं और आइंदा गुजरेंगे भी। जी अर्मिला, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ, लेकिन वो जो शिराज का आपने क्लिप दिखाया है, या इट्स हाईली इनकरेजिंग, और मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक मोरल कंपस चाहिए जो उनने अनाउंस किया। वरना ऐसे ही एक एक वीडियो अगर हमारे टिकटॉकर्स सिर्फ व्यूज़ के लिए बना के डाल दें और उससे जो मिलियंस में उनकी अर्निंग या आती है वो सैलाब ज़दगान के लिए डेडिकेट कर दें, तो इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एब्सोल्युटली। उनको भी स्टेप इन करना चाहिए, इसमें सिर्फ एक छोटी सी वीडियो और वीलॉग डाल के उससे कमा के डेडिकेट करें। जहाँ तक सवाल ये है कि हमारे इंटरनल जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स उनको फिक्स करने की ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि कोऑर्डिनेशन के ख़ास तौर पर इशू हैं। अभी हम देखें कि ये जो क्राइसिस फ्लड के हम देख रहे हैं जो आया हुआ है, उसमें भी वही कन्वेंशनल किस्म की अप्रोच रखी जा रही है जो हमेशा से रखी जाती है। यानी कि एक जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि उनको अपडेट करेगी कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब अपडेट्स तो हमारी PDMAs और NDMA से भी आ जाती हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद जो हम दूसरा ये देखते हैं कि जो पोलिटिसाइजेशन, जैसे ही फ्लडिंग स्टार्ट होगी, कि किस तरह जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान जो मसला और एकदम से डिबेट जो है वो डैम्स के ऊपर डालने की कोशिश की गई, लेकिन थैंक्स टू मीडिया के वो काफ़ी सारे रेलिवेंट एक्सपर्ट्स को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, तो पता चला कि अच्छा जिस जगह पानी आया हुआ है उस जगह तो फिजिबिलिटी ही नहीं है बड़े डैम्स की, तो वो पॉलिटिक्स फजूल है उस पर करना। तो बहुत सारे
फिर जो अभी जो हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नेंस को ही मैं इसका एक इशू कहती हूँ, जो कि टैक्स पेयर की मनी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ जो है वो बार बार फोटो सेशन में जाके बिजी हैं। ठीक है, उनको वोट चाहिए, आप ज़रूर जाएं, एक बार जाएं या महीने के बाद एक दफ़ा और चक्कर लगा लें, लेकिन रोज रोज जाना, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर और रिसोर्सेज आपकी तरफ है, बजाय इसके कि लोगों को किए जाएं। इसी तरह आप ये देखेंगे, बजाय इसके कि ये जो कन्वेंशनल तरीके से कमेटी बना दी गई है, बल्कि उसका करना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी थी हमारे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर को, कि आप जो है वो एक ड्राइव करें जाके और देखें कि कहाँ कहाँ आपके होटल्स और ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, और फिर इनको गिराने की बात की है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन। जो आपकी पावरफुल और अमीर जो तबका है उसका करें, जो गरीब बेचारे हैं उनकी मजीद चीज़ें ना तोड़ें, पहले ही उनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये देखें कि थोड़ी सी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो इस तरह के आपके प्रोग्राम्स हैं, उनके अंडर जो है वो फार्मर्स को लाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त वो वर्स्ट इफेक्ट हुए हैं, हमेशा ही फ्लडिंग से होते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस बार भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, केपी में काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पैक्ट हुए हैं। और सिर्फ आपके कैश क्रॉप्स इफेक्ट नहीं हुई हैं, बल्कि आपके जो बागात हैं फलों के, वो भी आपके इम्पैक्ट हुए हैं, सब्जियां जो उगाते हैं आपके किसान, वो भी हुए हैं। फिर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं, उनको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि दुनिया में देखें कि बड़ी जिद्दत आ गई हुई है कि किस तरह से आप जो है वो फसलें उगा सकते हैं, जैसे फ्लोटिंग फार्म्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फ्लडिंग की सिचुएशन के लिए बिल्कुल बेस्ट है कि आप फ्लोटिंग फार्म्स रखेंगे आप, तो आपको फ्लडिंग नहीं होगी। इसी तरह आपकी क्रॉप्स में जीन्स इस तरह की इंट्रोड्यूस आजकल होती हैं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट आपकी होती हैं। तो जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो लेटेस्ट रिसर्च को कितना इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि उनका काम ही फार्मर्स के साथ मिलकर काम करना होता है। तो डेफिनेटली हमें जो है वो अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है इस वक्त सिचुएशन में, और उसके लिए हमें फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। हमें नई पॉलिसीज़ नहीं चाहिए, हमारे पास पॉलिसीज़ बहुत हैं, डायरेक्शन बहुत है, पॉलिसीज़ में थोड़े बहुत इश्यूज़ भी हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक फ्रेमवर्क हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो अक्रॉस पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि उसको फेडरल से प्रोविंशियल के बजाय आपको ग्रास रूट कम्युनिटी से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करके, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच उसके रखी जाए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। जो स्टुअर्डशिप है, जो आपकी ओनरशिप है, वो कम्युनिटीज़ को दें। जो भी आप इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका इन द लॉन्गर रन आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो आपकी एफॉरेस्टेशन है, चाहे वो आपकी लैंड ग्रैबिंग कोई करना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड लॉज हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो सिटीजन साइंस है जिसके थ्रू आप अर्ली वार्निंग में उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल एंगल्स हैं इसमें, मल्टीपल एंगल्स हैं, और हर चीज़ पे वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, फिर ही आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मरियम शबीर माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी जी। और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं सैलाब ज़दा इलाकों में, हमने आपको मोहम्मद शराज की वीडियो भी दिखाई, और साथ साथ इसी तरह से हर एक की आई बिलीव कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो इन्फ्लुएंस रखता है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए भी बात करे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब ज़रा हम किचन का रुख करेंगे, जहां पर शेफ़ आतिफ हनीफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं तंबूरा प्रॉन्स बना रहा हूँ, ये जापानीज है। ठीक है, प्रॉन्स बना रहे हैं आप? जी। ओ वाह। और 7 श्रिम्स बना रहा हूँ, एक डायनामाइट श्रिम्स होंगे और फ्राइड तंबूरा प्रॉन्स होंगे। ओके। उनके मैंने प्रॉन्स सीधे कर लिए हैं और श्रिम्स को मैंने कटिंग कर ली है। उसका मैं तंबूरा बैटर रेडी कर लिया है। जैसे ऑयल गर्म होता है तो उसमें मैं फ्राई करूँगा। डीप फ्राई करेंगे आप उसको? ओके ठीक है। फ्राई करने के बाद मैंने उसकी सॉस रेडी कर ली है डायनामाइट प्रॉन्स की। ओके, और इसमें क्या इसमें ग्लेज करूँगा। इसमें मायो है, सराचा है और चिली गार्लिक है। ठीक है। सॉल्ट पेपर है। इसमें मैं जो श्रिम्स होंगे उनको ग्लेज करूँगा फ्राई करने के बाद। अच्छा, फ्राई करने के बाद ग्लेज करेंगे? जी, ग्लेज करूँगा। उसके बाद तंबूरा प्रॉन फ्राई करके इसमें सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त। चलिए आप काम जारी रखिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अच्छा जी, हम ज़रा अब बात करेंगे थोड़ा सा ग़िज़ाई जो एक अवेयरनेस है या रुझानात की। दुनिया भर में जी ट्रेंड्स बदल रहे हैं, और हालिया बरसों में दुनिया भर में जहाँ हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसका बड़ा आइडिया और कॉन्सेप्ट आया, और पाकिस्तान में भी ये रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसकी तरफ जा रहे हैं।
ये जो अवेयरनेस है ये समहाउ बहुत सारे चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि वो टाइम हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या दीगर जो हेल्थ रिलेटेड या हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहे हैं। उनको अगर आपने काउंटर करना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइटरी हैबिट्स या पैटर्न्स में बहुत सारी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओबेसिटी का जिक्र मैं ना करूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि ओबेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल हम बच्चों के अंदर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैंने अभी कुछ चंद दिन पहले एक शो भी किया था इसी हवाले से जी। प्लांट बेस्ड ग़िज़ा में जहाँ फल सब्जियों की बात कर रहे हैं, मेवाजात की बात कर रहे हैं, सीड बेस्ड डाइट की बात कर रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि विद टाइम रिसर्चेस प्रूव करी हैं कि आपकी बहुत सारी जो बीमारियों का रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए आप मैं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर वर्दा ये बताएं, हम जिन प्लांट बेस्ड डाइट का जिक्र करें, ओवर टाइम लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ रही है और लोगों का रुझान भी आ रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए इस आइडिया, इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड डाइट की, तो प्लांट बेस्ड डाइट में जो मेजरली हम लोग चीज़ें देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एनिमल प्रोटीन्स जो हैं उनको तमाम को छोड़ के सिर्फ प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे कि दालें हैं, चने हैं, सब्जियां हैं, वो तमाम प्लांट बेस्ड चीज़ें जिसको हम नॉन हीम आयरन का सोर्स कहते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज में आ जाती हैं। अब यूजुअली क्या होता है, हमारे एशियंस में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, बिकॉज एशियंस में हम हमेशा कहते हैं कि जी गोश्त खोर है और जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यूजुअली इसी वजह से यहाँ पे ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ेस, यूरिक एसिड, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इन तमाम प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बहुत ज़्यादा और यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। अब जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, मॉडर्निज्म बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग प्लांट बेस्ड डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग इनको डिजीज़ को रिड्यूस करने के हवाले से अच्छा, अब होता क्या कि जैसे जैसे हमारी एजिंग की तरफ हम जाते जाते हैं, हमारे सेल्स जो हैं वो रिजुविलेट करते जाते हैं, तो उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाता है कि हम अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस को ज़रूर एश्योर करें। तो अब डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि हम मैक्सिमम हाई प्रोटीन पे आ जाएं और हाई प्रोटीन में प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आ जाएं, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनके अंदर फैट का कंटेंट साथ मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो तमाम बीमारियां जो ख़ास तौर पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है या हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। उसके अलावा कुछ बीमारियों में बात की जाए जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसमें अब पेशेंट जो होता है उसको आयरन भी बहुत अच्छी अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन अगर वो गोश्त या उन सोर्सेज से ले तो उससे चांस होता है कि मोटापा हो जाएगा या और फर्दर बीमारियों की तरफ जाया जा सकता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब आप जिन बीमारियों का जिक्र कर रही हैं, हम आम रूटीन में जो डाइट ले रहे होते हैं डॉक्टर वर्दा, हमारी एक प्लेट देखें और जो कि पाकिस्तानी, आप जिसको प्लेट या प्लेटर कह सकते हैं, जो हम खा रहे होते हैं, और एक प्लांट बेस्ड डाइट का आई बिलीव क्या फ़र्क होता है और क्या क्या चीज़ें आप समझती हैं कि इस प्लेटर के अंदर वी शुड इंक्लूड, ताकि हमारी जो डाइटरी नीड्स हैं या हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक तरह से समहाउ फुलफिल हो? अच्छा, माई प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में बड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और हम लोग ऐसे मॉर्निंग शोज़ पे लोगों को अवेयर भी इसीलिए करें ताकि हमारी जो माई प्लेट है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, अब जो प्लेट है उसमें कोशिश ये करनी है कि कार्ब्स का कंटेंट जो है वो 30% से ज़्यादा ना हो और कार्ब्स का वो कंटेंट मौजूद हो जो कि हेल्दी कार्ब्स हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन कार्ब्स की सोर्सेज हैं, तो उसमें ओट्स हो सकते हैं, मल्टीग्रेन रिलेटेड ब्रेड या चपाती, आप मल्टीग्रेन ऑप्शंस लें। उसके अलावा 50% हमारी प्लेट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद होना चाहिए। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे लोबिया है, दालें हैं, उसके साथ साथ चने हैं, चिक पीस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें से कोई भी सोर्स लिया जा सकता है जो कि हमारी हाफ प्लेट हो। और उसके बाद एक पोर्शन बचता है, एक पोर्शन में हम हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में हम वो सोर्सेज ले सकते हैं कि जो जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, जो कि एक आयरन का और तमाम विटामिन्स और मिनरल्स का भी सोर्स है, जिससे क्या होगा कि हमारी एक हेल्दी माई प्लेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस आ रही है और हम लोग भी बात कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन
पूरी दुनिया रिसर्चेस पे डॉक्टर वर्दा चल रही है, डेटा पे, रिसर्च पे, इवन ये डाइटरी हैबिट्स और पैटर्न्स को लेकर भी हमारे यहाँ क्या इस तरह के पैटर्न्स या रिसर्चेस या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम एज अ एग्जाम्पल कोट कर सके? बिकॉज मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी डाइट्स को इनकरेज किया जाता है जो कि आगे फॉर द लॉन्गर इन जाके पता लगता है कि जी इसका तो आपकी बॉडी पे बड़ा गलत इम्पैक्ट आया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जहाँ हम बात करें, कुछ लोग इसकी दो राय हैं, कुछ कहते हैं बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं ये नहीं अच्छी, कुछ कीटो को सही कह रहे थे फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये सही नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ डाइट्स हैं, राइट? सो क्या हम रिसर्च बेस्ड काम पे भी फोकस कर रहे हैं साथ साथ? यस, हम रिसर्च बेस पे अब बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इवन कि इतना चेंज आया कि अब जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो वो आके कहता है कि डॉक्टर वर्दा सिकंदर, मैंने इस डाइट को रिसर्च किया है और ये एक हेल्दी ऑप्शन है और मैं इस डाइट की तरफ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मुझे इसके अराउंड जो है वो प्लान बना के दें। अच्छा, उसके बाद जहाँ एशियंस में ना एक बहुत प्रॉब्लम्स है, जब ट्रेंड्स आते हैं ना तो उसमें जो हम प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम अपनी बॉडी को देखे बगैर ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, बालों को बायोटिन रिक्वायर्ड है, बोन्स को कैल्शियम रिक्वायर्ड है। अब होता ये है कि जब हम कोई भी स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करते हैं, जैसे हम कीटो की बात कर लें, जोन डाइट चल रही है, एग डाइट आजकल बहुत चल रही है, लिक्विड डाइट पे बहुत ज़्यादा लोग एम्फेसाइज करें। अब इन तमाम डाइट्स का जो यूजुअली प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इन पे हम किसी स्पेसिफिक फूड पे रिलाई करना शुरू कर जाते हैं और क्या होता है कि बाकी फूड ग्रुप्स को निकाल देते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि डाइटिंग इज़ टू करेक्ट योर डाइट, और जब आपने अपनी डाइट को करेक्ट करना है तो आपने कुछ निकालना नहीं बल्कि वो ऑप्शंस लेनी है जो राइट ऑप्शंस हैं। तो राइट ऑप्शंस में आप कोशिश करें आप 5 फूड सोर्सेज ऐड रखें। आप कार्ब्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें, फैट्स भी लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लें, डेयरी भी लें, लेकिन उसका सूटेबल ऑप्शन। अगर आपको दिल का मसला है तो आपने चिकनाई छोड़नी नहीं है, आप स्किम मिल्क या योगर्ट स्किम सोर्सेज की तरफ आ जाएं। इसी तरह अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये नहीं है कि आपने प्रोटीन्स बंद कर देनी है, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे, वेजिटेबल प्रोटीन पे आना शुरू कर दें। तो सिर्फ हमने जो सोर्स है और मेन्यू है उसको करेक्ट करना है, वो हम चीज़ें बेहतर करेंगे। जब हम चीज़ को निकाल देते हैं ना कि आज से अब ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जब हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो यूजुअली लोग समझते हैं कि बस अब हमने गोश्त बिल्कुल बंद कर देना, ख़त्म कर देना, लेकिन हमारी बॉडी को तमाम अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ वो प्लांट बेस पे मौजूद हैं, कुछ एनिमल में मौजूद है, हमें हीम आयरन भी चाहिए, नॉन हीम आयरन भी चाहिए, तो आप कॉम्बिनेशन से लें। तो अब मैं प्लांट का बड़ा ज़बरदस्त सोर्स कहती होती हूँ कि प्लांट बेस को एनिमल के साथ आप ऐसी रेसिपीज़ जैसे शामी कबाब, दाल गोश्त, हाँ पालक गोश्त, इस तरह के जिसमें सब्जी भी शामिल हो, गोश्त भी शामिल हो। अब इस तरह के जब हम सोर्सेज लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का भी चांस होता है, तो वो आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर वर्दा, मोस्टली जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होती है, हम अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी ना डाइट नहीं ले रहे होते। जैसे आपने कहा कि अगर किसी को, मैंने ये खुद हरकत की थी और बाद में मुझे ऐसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्टूपिड हरकत आपने की है कि मुझे अगर किसी ने कोई चीज़ मना की है तो मैंने उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया है, और फिर उससे क्या होता है अगर किसी मुझे कहा है कि आपने मीट नहीं, रेड मीट नहीं खाना, तो मैंने बिल्कुल उसको माइनस कर दिया, हालांकि बिल्कुल हर चीज़ को ख़त्म करना इज़ रॉन्ग। हाँ एग्जैक्टली, और देखिए बहुत रिजिड डाइट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर अ सर्टेन टाइम हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उस चीज़ को निकालने के लिए। अब हमारे पास लड़कियां आती हैं PCOS के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम कहते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम आप अपने कार्ब्स को रिड्यूस करें। ये नहीं है कि आपने फॉर होल लाइफ जी कार्ब्स खाने नहीं है, आप उस सर्टेन टाइम में चीज़ों को मैनेज करें, कंट्रोल करें और उसके बाद अपनी डाइट में राइट वे में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें अच्छी होंगी। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्दा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर वर्दा सिकंदर माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद थी जी, और प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसका रुझान भी टाइम बढ़ रहा है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। किचन का रुख करेंगे अपनी अगली मेहमान से आपका तारुफ करवाने से पहले शेफ़ आतिफ हनीफ हमारे साथ मौजूद है, उनका खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। आतिफ, हमें ज़रा फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें और आपने कैसे इसको गार्निश किया है सॉस के साथ जो आपने बनाई थी। मैम पहले इसको मैंने फ्राई किया है, ये श्रिम्स होते हैं छोटे,
इनको मैंने फ्राई किया बैटर तंबूरा बैटर के अंदर। उसके बाद मैंने डायनामाइट सॉस बनाई है इसकी, उसकी सॉस मैंने उसको ग्लेज किया। ग्लेज करने के बाद उसके ऊपर मैंने जो टॉपिंग पे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ब्लैक सीड्स लिए हैं, ब्लैक सेसमी और पार्सले मैंने चॉप करके इसके ऊपर लगाया। अच्छा शेफ आतिफ, मुझे एक ट्रिक बताएं कि मोस्टली जब हम प्रॉन, श्रिम्प्स या फिश लेते हैं उसमें एक हीक होती है जो उसकी, वो लेमन उसको जूस से खत्म करने का तरीका वो लेमन जूस व्हाइट पेपर और सॉल्ट से खत्म हो जाती है। किससे होती है? लेमन जूस से। लेमन जूस से अगर खत्म हो आपके जाती पास लेमन जूस अवेलेबल है तो आप सिरका यूज कर सकते हैं। सिरका यूज कर सकते हैं। और कितनी देर उसको वॉश करना है? वो पहले उसको वॉश करना, वॉश करने के बाद लेमन जूस लगाना है। लेमन जूस लगाने के बाद वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के रख देना, उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन, ये ट्रिक मुझे पता करना था। थैंक यू वेरी मच शेफ आतिफ, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसी हम इंटरेस्टिंग और मुनफरिद शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ जो कह लेना जोग्राफियाई सरहदों को पार किया है, बल्कि जो आपके दिलों के कनेक्शन है उनको भी ख़त्म किया है। कनाडा से जी ताल्लुक़ रखने वाली जो गैब्रियल हैं, जो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गैबी गोज़ ग्लोबल के नाम से जानी जाती हैं, एक माहिर लॉयर भी हैं, साबिक CEO भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। अपने 25 साल प्रोफेशनल करियर और आलमी क़यादत के तजर्बे के बाद गैब्रियल ने 2024 में एक ऐसा फ़ैसला किया जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का जो रुख है उसको बदल दिया। उन्होंने अपनी जी एक कह ले पाकिस्तानी इतालवी दोस्त की मोहब्बत में ना सिर्फ अपना मुल्क, घर और पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ा, बल्कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बना लिया और यहाँ उन्होंने आकर शादी की, इस्लाम कबूल किया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। आज वो अपने चैनल पर जी गैबी गोज़ ग्लोबल के ज़रिए पाकिस्तान की खूबसूरती हो, सकाफत हो और मेहमान नवाजी हो, उसको दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ जो उनका कनेक्शन है उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। So thank you very much Gabby for joining us. First of all, please tell us about how you decided to marry a Pakistani man, move to Pakistan after having a successful international career. Sure. Well, as you may know, I had a very good career back in Canada, but then I met this wonderful person who's half Italian, half Pakistani, and he told me a lot about Pakistan, what a beautiful place it is, and I made a decision to leave Canada and come here, and I have not looked back since. It's been one of the best decisions I've ever made. I love the people, I love the culture, I love the beauty of the environment here. It's just incredible. It's been a big decision. People thought I was crazy, my family thought I was crazy, my work thought I was crazy, but I knew better because things in the West are often a matter of perception and not correct. So I've been to other places in my life and seen the differences that being there in person can make. And so like I said, I've never looked back. I love every second I've been here. That's amazing. So you embraced Islam as well. How Islam has changed your life and your perspective towards life? Well, I mean, Islam is my husband's religion, and you know, along with telling me about Pakistan, he's also introduced me to that religion, and it resonated with me a lot more than what I experienced so far. It gave me more peace, it gave me more of a sense of purpose, I felt more acceptance, and I just believed that it was a better fit for me. I was really happy to be able to make that journey and convert to Islam, and I believe that it's the right choice for me. It's a beautiful thing, and yeah. That's amazing. So there's often a certain perception of Pakistan in the Western world, right? So can you tell us about the difference between what you heard about Pakistan before coming here and the reality once you arrived? I mean, it's important from a woman's perspective as well. So one of the things I was worried about was safety, because the West has travel advisories even for coming to Pakistan. So of course I was worried about whether I'd be safe, about how I'd fit into the culture, even about what I'd wear, which seems minor, but it's really important. And coming here
a lot of those fears went away. So this is one of the more safe places I've ever traveled to. I don't have to look over my shoulder and worry about my safety when I'm out and about. People have been very friendly, helpful, and even leaving something like leaving my cell phone in a car, it's immediately returned to me, and that won't happen out in the West. And then wearing, traditional clothing, it's beautiful how the women here express themselves through color, through accessorization, and make sure that their individuality is known. So I've kind of embraced that as well. I mean, I still wear my Western clothes, obviously, but I've also embraced the traditional clothing here in Pakistan as well. And so, yes, my perception has absolutely changed, seeing especially Islamabad, where I'm based, and the infrastructure that's been built here is just as good as in the West as well. So I've been just overwhelmed and pleasantly surprised with how much I can relate to being here. And believe it or not, the north, the countryside, the mountains just remind me so much of Canada that it's almost like I Lovely. haven't left. And I'm so glad you felt that way. So, talking about misconceptions, Gabby, about Pakistan that exist in the Western world, right? So, I really want you to clear up. So, can you please pinpoint some points and factors that you felt before coming here, as I asked you earlier? Sure. I mean, I was here during the conflict that happened briefly between India and Pakistan, and that's one of the things that the Western world thinks happens a lot, right? That there's that kind of conflict here. And not only is that not true, but if something does arise, it was cleared up very quickly and in an extremely professional manner. And again, during that time period, I didn't feel unsafe. I felt that Pakistan had things firmly in hand, and things would move forward in a good way. And so that's one of the perceptions, that there's not a lot of conflict here like you hear about in the West. Another one is that, again, as I mentioned before, that it would be unsafe, especially for a woman to be here, that I would feel pressured to do to dress a certain way, etc. And I just haven't found that to be the case. Yes, I need to be respectful of the culture and respectful of, the more conservative manner of dress, but I can still feel free to wear my Western clothing for the most part, and also to embrace the more beautiful, colorful clothing here in Pakistan that I've grown to love. So, I mean, those are just two of the indications. The third one would be that this is somehow a third world country. In other words, the infrastructure isn't up to par like it is in the West. And again, that's just not the case. I mean, especially here in Islamabad and in Lahore, you have an amazing infrastructure. And Lahore especially is just a crazy, beautiful vibe that I love. It's like being in Toronto or Vancouver or New York. It's a great city. That's amazing. So, yeah, you're so right. We need people like you to clear, and enhance the image of Pakistan. So, if you get an opportunity to be an ambassador of Pakistan and to represent, Pakistan about peace and prosperity, so how will you use that opportunity to, portray Pakistan on international level in a very positive manner? I am always open to being able to help bridge cultures and help create awareness, acceptance, transparency. I mean, I love that. I did that back at home, even just within Canada, and to be able to bridge cultures internationally would be a dream. So now let's lighten the mood. I am very much interested about knowing the fact in Pakistan we say marriage is not just between two people, it's between the two families. So how has your experience been living with your Pakistani in-laws, which we call them Susral? So tell us about that. Sure. I mean, one of the challenges obviously was language related. Yeah. So I don't speak a lot of Urdu, and I'm hoping to be able to change that. I was working a lot when I came here, internationally. And so now that I've got a bit more free time and started the channel, I'm also hoping to get more into learning the beautiful languages. You've got so many different versions as well of language here in Pakistan. But meeting my husband's family was just the most beautiful thing. I've developed a very close bond with his sister. She's like
a biological sister to me. Wow. I love being with her. She's got the most amazing sense of fashion. And then, of course, learning about the food has been just, I mean, biryani is my new favorite dish. What can I say? So, you know, learning how to cook some of the foods here, it's been an amazing journey. And, you know, accepting and being accepted by my husband's family has been one of the most beautiful things that I've experienced. I'm glad you felt that way. So many people visit Pakistan as tourists, but you are different, right? You are actually living here. What message would you like to share with the people who are planning to visit Pakistan and visit our country? Look, you know, if I can convince my 85-year-old parents that Pakistan is a safe and beautiful place to come and visit, I think that anyone should be able to come here without any kind of fear whatsoever. In terms of moving here, it's definitely not to be undertaken lightly, but it's also not something to worry about or be afraid of. You have the same, in fact, more opportunity here as someone from the West coming from a very privileged position to come over here and be accepted by the beautiful, warm people who live here and be able to, you know, try to engage with this culture and learn and, you know, build a life here is one of the most beautiful things I can possibly express. And I just encourage people to be more open to the opportunity and the experience and to come here and try it for yourselves. That's amazing. So my last question would be, as a creator behind your own successful social media platform, are you open to collaborating with both local and international content creators in the future? Oh, absolutely. I mean, something that I'm very passionate about is supporting local. And so when it comes here to local businesses in Pakistan, I would love to be able to showcase the amazing hustle that every single individual here in Pakistan has for their businesses and the chances and risks that they take in order to be able to support their families and create, you know, new foods and clothing and all of the things that they can showcase here that make Pakistan such a beautiful place to be. So collaboration is important, and I am absolutely open to being able to do that with anyone who'd like to. That's amazing. So thank you very much, Gabby, for joining us on our show. Gabrielle, जो कि पाकिस्तान में रहती हैं और पाकिस्तान की एक एम्बेसडर के तौर पे दुनिया को अपने कंटेंट के ज़रिए बता रही हैं कि हाउ पॉजिटिव आर कंट्रीज़, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। लाहौर में जी शगाफ पड़ने के जो वाक़यात हैं ये कोई नए नहीं हैं, इससे पहले भी हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं। अब शौकत खानम फ्लाई ओवर के ऊपर जी एक शगाफ पड़ा है और जिससे बहुत सारे सवालात उठे हैं कि ये मयार कैसा है इस कंस्ट्रक्शन का। शगाफ की वजह से जो ऑलरेडी तामीराती काम है जो कि पहले डिले का शिकार था, मज़ीद उसमें ताख़ीर हो गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हाफिज़ उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शौकत खानम फ्लाईओवर पे। यहाँ पर आज एक खौफनाक हादसा जो है वो देखने को नज़र आया। शौकत खानम फ्लाईओवर पे एक गहरा गड़ा जो है वो पड़ गया। वासिया इंतज़ामिया की जानिब से बताया ये जा रहा है कि ये जो शगाफ है वो तकरीबन 14 फुट से ज़्यादा का गड़ा जो है वो पड़ा है इस रोड के ऊपर। मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन असगर सानी आपको दिखा सके तो ये शौकत खानम फ्लाईओवर है। जो इस साइड का जो रोड है वो खयाबान फिरदौसी से शौकत खानम को ये फ्लाईओवर जो है वो मिलाता है, जबकि जो इस साइड का रोड है वो आज सुबह बंद किया, जबकि दूसरी जानिब का जो रोड है वो गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो बंद है। शगाफ पड़ने की वजह से जो रोड जो फ्लाईओवर का हिस्सा खुला था उस हिस्सा बंद होने की वजह से आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का जो नीचे वाला रास्ता है वो शहरियों को यूज़ करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से ट्रैफिक के भी काफ़ी मसाइल जो हैं वो देखने को नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी इस कदर मुतासर है कि रोड इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और अगर बात कर ली जाए शगाफ की तो शगाफ तकरीबन
वासा इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 14 फुट गहरा जो है वो इस रोड के ऊपर शिगाव पड़ा है। इससे कबल भी इसी रोड के ऊपर तकरीबन 10 से 10 मरतबा जो है वो शिगाव पड़ चुका है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन असगर सानी आपको शिगाव अगर दिखाए तो ये 14 फुट गहरा गड़ा जो है वो पड़ा है। वासा इंतज़ामिया की जानिब से शिगाव जहाँ पर पड़ा है, जिस जगह पर पड़ा है, मौका पर पहुँच कर जो है वो इस जगह पर काम शुरू कर दिया गया है। शिगाव को भरने का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर दिया गया है और मौका पर वासा इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो मौका पर पहुंचकर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। जब से ये शिगाव पड़ा है उससे लेके अब तक जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और जो ट्रैफिक एक जो ख़याबान फिरदौसी से शौकत खानम जाने वाली ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है और रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। वासा इंतज़ामिया का यह कहना है कि जो ये शिगाफ है इसकी वजह से जो है वो इस पुल का जो इस साइड का हिस्सा है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि इससे कबल ये वाली साइड जो पुल की ये साइड है ये ट्रैफिक के लिए खुली थी, जबकि दूसरी साइड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद थी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ उस्मान, आप इस हवाले से बता रहे थे। जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते अगर अभी तक आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जो है बड़ी जिद्दत के साथ होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो जदीद गाड़ी है उसके ज़रिए, जिसमें मुख्तलिफ सेंसर्स और कैमराज लगे हुए हैं, उसके ज़रिए अब ड्राइविंग टेस्ट होगा और आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं इस हवाले से आप अली चौधरी से जानें। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की तारीख की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस गाड़ी तैयार कर ली गई है। ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल में अब मजीद सख्ती की जा रही है, क्योंकि अब ट्रैफिक लाइसेंस की जो ट्राई है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये गाड़ी तैयार की गई है, जिसके ऊपर जो है मुतअद्दिद कैमरास लगाए गए हैं। पहला कैमरा फ्रंट पे लगाया गया है इस गाड़ी पे, ताकि ये देख सके कि फ्रंट में जो है वो कितना मार्जिन छोड़ा जाता है। पीछे भी जो है वो 3 कैमरास जो है वो लगाए गए हैं। पहला कैमरा जो है वो दाईं जानिब वाली कोन्स को जो है वो दिखाएगा। सेंटर वाला कैमरा जो है ये बताएगा कि पीछे जो है वो कितनी जगह छोड़ी है। उसके साथ जो है वो बाईं जानिब वाला कैमरा जो है वो उधर के तमाम तर चीज़ें दिखाएगा। मैं अगर गाड़ी के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक और डिवाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा मुझे यहाँ पे कि ये डिवाइस जो है वो किस चीज़ की है। जब आप मुकर्ररा वक्त के अंदर गाड़ी को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लेके आते हैं और पास होते हैं तो इंटरफेस आपको जो है अपना मुबारकबाद के साथ आपको यहाँ से स्लिप आपकी आउट हो जाएगी कि आप गाड़ी का जो टेस्ट है उसको पास कर चुके हैं और अब आप लाइसेंस होल्डर हैं। को लाइसेंस बनवाने आता है तो सबसे पहले उसकी यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए बायोमेट्रिक करवाई जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अंदर एक और कैमरा फेशियल रिकग्नाइजेशन के लिए यहाँ पे लगाया गया है, जो कि एक ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शख्स के लिए जितने भी उसकी हरकत और सकनात होंगी उनको जो है वो मोनीटर करेगा। तमाम चीज़ें जो है ये अंदरूनी कैमरे के जरिए जो है मोनीटर की जाएंगी, जिससे जो है बासानी कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पे आके इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट देगा। स्क्रीन के ऊपर जो कि यहाँ पे एक टैब लगा हुआ है, यहाँ पे जो है तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आएगा। उसके बाद गाड़ी चलाने के बाद जो है वो जो भी उसका रिजल्ट होगा तो इस मशीन के जरिए अंदर से जो है वो चिट सामने आ जाएगी। उसके बाद जो है वो शख्स बासानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता है।